नमस्कार मेरे प्यारों दोस्तों मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त हो। बढ़िया, आइए बात करते हैं आज हम बाल मनोविज्ञान के एक टॉप प्रैक्टिस सेट की। इसमें हम आपको यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट के लिए ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होगा, बिल्कुल टॉनिक के जैसे काम करेगा। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे पॉइंटों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन में एक्स्ट्रा बता देता हूं जो कि प्रश्न में मौजूद नहीं होता, तो बिल्कुल शिद्दत से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को झट से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर भी कीजिएगा डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। यानी कि भाषा को आपको जब डेवलप करना है, ग्रोथ देनी है बालक की, तो इसमें कौन सा तरीका गलत है, प्रश्न पूछ रहा है। क्या बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना चाहिए? बिल्कुल सही है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यही गलत है डियर। दूसरा ही ऑप्शन मिल गया जो कि गलत कह रहा है। भाई, हम बालक की किसी भी भाषा को तुरंत अमान्य नहीं कर देंगे, बल्कि हम उसकी जो विचार है, उसकी जो भाषा है, उसको कक्षा में या विद्यालय में प्रमुखता के साथ स्थान देंगे, जिससे जो उसका भाषा का विकास है वो तीव्र गति से हो सके। और भाषा विकास में जो अग्रणी माने जाते हैं वो है नोम चॉम्स्की, जिन्होंने भाषा विकास को सबसे तीव्र प्रक्रिया के रूप में माना है और उन्होंने कहा था कि भाषा जन्मजात प्रक्रिया है। तो नोट कर लीजिएगा, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, बी ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राक्कलन के डैश लक्ष्य हैं। क्या पारंपरिक तर्कणा है, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक या वैज्ञानिक पद्धति है? तो व्याख्या, अनुमान करना और उसमें जो है क्या प्राकल्पना करना, यानी कि थिंकिंग एबिलिटी को प्रोड्यूस करना, कल्पना करना किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो ये जो लक्ष्य होते हैं डियर, ये वैज्ञानिक पद्धति के होते हैं। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व हैं। क्या प्रतिभा से, गुण से, अपसारी चिंतन या त्वरण से? तो जहां मौलिकता लिखा दिख जाए आपको, मौलिकता का मतलब होता है नया, और नया तभी हो पाएगा जब आप में क्रिएटिविटी, थिंकिंग एबिलिटी प्रोड्यूस होगी, यानी कि अपसारी चिंतन होगा। और अपसारी चिंतन यानी कि क्या, ओपन, मतलब एक तरीके का आप क्या है, ये खुला है, जिसकी कोई लिमिट ना हो सोचने की, इसको हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं डियर, जो एक की खुला प्रकार का चिंतन भी कहलाता है डियर। इसमें हम कुछ ना कुछ नया करने पर ही जोर देते हैं डियर। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? क्या परिणामकारी वाक्य से, लंबित वाक्य से, अनुश्रुत वाक्य से या प्रवर्धित वाक्य से? तो बता दें डियर, अगर आप हकला रहे हैं और हकलाने की समस्या बालक में दूर करना चाहते हैं, जो बालक आपकी क्लास में हकला रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रवर्धित वाक्य बुलवाएंगे उससे डियर। प्रवर्धित, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा, प्रवर्धित एकदम राइट होगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा क्या सेकंड भाषा के रूप में सीख रहा है, यानी कि दोनों निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता? तो एक की तो वो क्या है, मातृभाषा है, और दूसरे की वो मातृभाषा नहीं बल्कि दूसरी भाषा सीख रहा है डियर। जैसे मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप हिंदी ही सीख रहे हैं, और किसी दूसरे की मातृभाषा संस्कृत है और वो हिंदी सीख रहा है। ये प्रश्न कह रहा है तो दोनों में किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो दोनों में जो त्रुटि हो सकती है डियर, वो विकासात्मक हो सकती है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? क्या संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक है, मनोवैज्ञानिक है या भावात्मक व्यवहार है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि होती है डियर। बिना माइंड के, बिना कंसेप्चुअल ज्ञान के, बिना मस्तिष्क विकास के चिंतन नहीं हो सकता। और चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ये जे.एस. रॉस का कथन है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। रॉस ने कहा था कि चिंतन क्या एक मानसिक प्रक्रिया का पहलू है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है, तब वो जल्दी डैश करते हैं। तो किन जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होंगी उन्हीं को वो जल्दी सीख पाएगा, जो उसके जीवन से क्या रिलेट होंगी उसी चीज़ों को तो वो जल्दी सीख पाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तभी हमारा एनसीएफ भी कहता है कि बालक को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उसे शिक्षा मुहैया कराना है डियर। इसको सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
आशा करता हूं कि प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा और मेरे समझाने के तरीके से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इरफान एक बालक है और वो क्या करता है, खिलौने जब पाया तो उसको तोड़कर जो है उसके एक एक पुर्जे अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? तो इरफान को जो जिज्ञासु स्वभाव है डियर, उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में संचारित कर देंगे। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। बालक क्या है, एक जिज्ञासु प्राणी है और ये जीन पियाजे जी का कथन है डियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है तो अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। क्या अभिभावक की सहायता आप कैसे करेंगे, परामर्श कैसे देंगे अगर बालक बार बार फेल हो रहा है या कम अच्छा कर रहा है? क्या वह अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स खेलने हेतु अतिरिक्त क्रियाकलापों पर रोक लगा दे, जो बाली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें? तो डियर वो निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है तो अध्यापक की घनिष्ठ संगत में कार्य करे तो वो सही हो जाएगा। जब टीचर के साथ वो ज़्यादा देर तक समय बिताने लगेगा तो उसकी जो बुराइयां हैं, जो गलत एटीट्यूड है, मतलब जिस वजह से वो निम्न श्रेणी प्राप्त कर रहा है, धीरे धीरे उनका उपचार हो जाएगा और निदानात्मक और उपचारात्मक के माध्यम से वो बालक एकदम प्रतिभाशाली हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन एकदम बेटर है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो क्रियात्मक शोध का जो ज्ञान होगा इसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास करेंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे या शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो एक्शन रिसर्च ये क्रियात्मक शोध है और इसके माध्यम से बच्चों की समस्या का पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। अगर पूछ लेता कि क्रियात्मक अनुसंधान की बात किसने की है, तो स्टीफन एम कोरे ने सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान की बात की थी। स्टीफन एम कोरे का नाम आप भी नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, तो कक्षा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें क्या ले जाएगी? एक बच्चे की असफलता है डियर, तो क्या करेंगे? क्या आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है? बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति आकलन प्रतिक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, या कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण तो होना ही है, चाहे जितना आप व्यवस्था सही कर लीजिए। तो डियर बालक अगर फेल हो रहा है या तो आप पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे में कमी कहाँ रह गई पढ़ाने में, आखिर वो बच्चा उत्तीर्ण क्यों ना हो पाया। जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ और आपका अगर टेट सीटेट नहीं निकल रहा है इस बार, तो इसमें मुझे विचार करने की प्रक्रिया है कि मैंने कॉन्सेप्ट को कैसे अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया, कि बालक ने मेरे वीडियो को अच्छे शिद्दत से देखे लेकिन उनका टेट नहीं निकला डियर, तो इसमें मेरी कमी होगी, इसलिए इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान का खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास या विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। तो ये तीनों ही चीजें क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होती हैं डियर, और इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जब तीनों ही सही है तो डी एकदम करेक्ट होगा। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि अभी आपको बता चुका हूं, जब बच्चा फेल हो रहा है तो क्या पूरी व्यवस्था ही फेल हो गई विद्यालय की। आपने सही तरीके से उस चीज़ों को समझाया नहीं, सही तरीके से टॉपिक को कोरिलेट करके उसके दैनिक जीवन से पढ़ाया नहीं, इसीलिए बालक फेल हो गया है और इसलिए व्यवस्था आपकी फेल है। आप अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सही उचित मार्गदर्शन और रणनीति के साथ विद्यालय में आइए और व्यवस्था को सही रूप से संचालित कीजिए। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थी को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप में निरंतर कार्य देते रहना, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य रचना। तो अधिगम योग्य वातावरण में उपयुक्त होगा सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। हमें छूट नहीं दे देना है कि कैसे भी सीखिए, छूट दे देंगे ये भी कुछ हद तक सही है। तो क्या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करेंगे या छोड़ देंगे, दोनों में से आप सेलेक्ट कीजिए। तो अगर वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त पूछ रहा है डियर, तो आप पहला ही मार दीजिए। शिक्षार्थी को ये छूट देना कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, हमें उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसको हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करना है, उसको छूट दे देना है। वो अपने आप ही उन सारी चीज़ों को डेवलप कर लेगा। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से मिले हैं? तो ये आपके प्रश्न जो है आपके
सिलेबस में नहीं है लेकिन आ गया तो बताए दे रहे हैं। सामूहिक पागलपन का जो प्रमाण है डियर वो 10वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य मिला था। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है, तो अति संरक्षणशीलता बालक को आदर्शवादी बना सकती है डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, कथन किसका है? ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? तो प्राथमिक क्या मानसिक होगा, शारीरिक, सामाजिक या शैक्षणिक? तो प्राथमिक प्रयोजन पूछ रहा है, तो प्राथमिक में सबसे पहले क्या आता है? शारीरिक आएगा। अगर शारीर आएगा पहले, फिर मानसिक आएगा, फिर सामाजिक, फिर शैक्षणिक डियर, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो सारे विकास हैं वो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास से ही क्या अंतः संबंधित होते हैं, कोरिलेट होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? तो ये हॉब्सन का प्रभाव है डियर, हॉब्सन का प्रभाव ही ऐसे अनुमान लगाने की बात करता है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? असतत मतलब सतत जो चल रहा हो, जिसमें बदलाव हो, उसी को तो सतत कहते हैं। और आयु जो है ये सतत चर है, असतत नहीं है। और इसमें असतत चर का उदाहरण पूछ लिया, यानी कि सतत है। आयु हमेशा बदलती रहती है, आज आप 10 साल के हैं, कल 11 के होंगे, परसों 12 साल के होंगे, लेकिन लिंग नहीं बदलता। आप महिला हैं तो महिला ही रहेंगे डियर, पुरुष हैं तो पुरुष ही रहेंगे। वैवाहिक स्थिति क्या बदल जाती है कि आज विवाह हो गया तो क्या कल अपन मैरिड हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता डियर। आवासीय स्थान भी नहीं बदलता, आप खरा इलाहाबाद में है तो कल कानपुर में थोड़ी ना हो जाएगा कि कल ही बदल जाएगा। हाँ, आप वहाँ खरीद सकते हैं, लेकिन आवास आपका तभी बदलेगा जब आप जो है एक दो बार इच्छा करेंगे बदलने की, लेकिन वो जो जन्म है, जहां आपका जन्म आवासीय स्थान है, वो कभी नहीं बदल जाएगा। इसका जो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में शिक्षा प्रणाली है, तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है क्या छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, या परीक्षा के लिए तैयार करती है? तो अगर आज की बात करें तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली दी जाती है डियर, वो जो परीक्षा के लिए तैयार करती है। लेकिन प्रश्न में अगर बेसिकली देखा जाए तो छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है। प्रश्न का उत्तर ये होगा, एनसीएफ कह रहा है। लेकिन आज हमारे भारत में जो प्रणाली चल रही है वो परीक्षा के लिए तैयार करती है, ये नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अनुकूलनीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। क्या? प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, या उपरोक्त सभी? तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही है डियर, इसका उपरोक्त सभी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम राइट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखना क्या है? सीखना सीखने वाले के संवेग से प्रभावित नहीं होता, बात गलत है, प्रभावित होता है डियर। संवेगों से शीर्ष संबंध रखता है, गलत है। बच्चे को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, गलत है। बच्चे को निर्भय बना देता है क्या सीखना? तो सीखना जो है डियर, यह प्रश्न थोड़ा गलती से गलत फीड हो गया है। सीखना सीखने वालों के संवेग से प्रभावित होता है, यहाँ नहीं हटा दीजिए, और इसका पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा डियर, ए ऑप्शन एकदम राइट है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है और यही सीखना कहलाता है। और सीखना वही है जो अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन ला दे, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या सीखना कहलाता है डियर, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं, तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है वो परिपक्वता और आयु है डियर, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का प्रेरणा स्तर, उत्सुक और इच्छा शक्ति, या उपरोक्त सभी? तो सीखने के जो कारण हैं वो सीखने के ये तीनों ही कारण हैं, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये सारी चीजें सीखने को प्रभावित करती हैं डियर। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता? बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र, या सीखने वालों को संवेगों से प्रभावित? तो अध्यापक का जो अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता, वो बच्चों को सुरक्षा का भाव नहीं देना है हमें, कि किसी एक बच्चे को आप अपनी सह में ले लीजिए, वो कोई भी गलती कर रहा है तो आप उसको डांट नहीं रहे, ये गलत है डियर, ए ऑप्शन, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभावित करता है? कौन सा कारक? क्या थकान प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। आयु प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। रोग भी प्रभावित करती है, लेकिन लिंग भेद ये जो है सीखने को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि आप महिला हो या पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डियर। आप कितना अच्छे से चीजों को कॉन्सेप्ट बैठा रहे हैं, सीख रहे हैं, वही जरूरी है। लिंग से कोई सीखने का कोई औचित्य ही स्थापित नहीं होता। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। ये मैंने आपको 30 प्रश्नों का एक जोरदार सीडीपी का ट्रैक सेट करा दिया, जो कि सीटेट के लिए रामबाण तो होगा ही होगा,
और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी बेहतरीन होगा, क्योंकि इस बार का जो यूपी टेट होगा उसमें पेडागोजी बेस्ड प्रश्न आएंगे और ये वीडियो पेडागोजी को ही महत्वपूर्ण शिद्दत के साथ एक एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल और ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और से ज़्यादा लोग इस वीडियो का आनंद उठा पाएं और अपनी परीक्षा में सफल हो पाएं। इसी आशा के साथ ये वीडियो आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।